Good morning, students. Today we will start the chapter from the page number 24. हमने पिछले लेक्चर में इसको स्टार्ट कर लिया था, आगे हम प्रोसीड करेंगे। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अग्रिम दल जो आगे चलने वाला दल था और उसकी पैरवी कौन कर रहा था? प्रेमचंद जी, उपनेता प्रेमचंद जी 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने बताया, अवगत कराया मतलब उन्होंने उसके बारे में उन्हें बताया कि रास्ते में कौन कौन सी विपत्तियां आ सकती हैं। अगर बहुत भारी हिमपात हो जाए, बर्फ गिर जाए, तो क्या क्या विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। जो अग्रिम दल में चलने वाले व्यक्ति थे, जो पर्वतारोही थे, उन्होंने वहां तक का रास्ता आगे आने वाले पर्वतारोहियों के लिए साफ कर दिया था। और उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित भी कर दिया है। वो कोई मैदानी इलाका तो था ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी और उन पर चढ़ने का एक विशेष ढंग था। और उन्होंने ये बताया कि उस पर पुल बना दिया गया है और रस्सियां भी बांध दी गई हैं, तथा किस रास्ते से आगे ऊपर की चढ़ाई की जाए वहां पर झंडियां लगाकर उस रास्ते को चिन्हित भी कर दिया है। चिन्हित भी कर दिया है मतलब मार्क भी कर दिया है। सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है मतलब उसका निरीक्षण कर लिया गया है कि रास्ते में कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, और आगे आने वाले पर्वतारोहियों को उसकी जानकारी दी जाती है, उसके बारे में अवगत कराया जाता है। और इस पर भी ध्यान दिलाया, विशेषकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार आपको आगे चढ़ते समय सावधानियों को अपनाना है। इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी भी जारी है। ग्लेशियर जो बर्फ की नदी है, और बर्फ की नदी जब बहती है, ग्लेशियर जब बहते हैं तो बहुत सारे पर्वतों को वो ढक लेते हैं, और ढकने के कारण अगर कोई गलती से भी उस रास्ते पर पड़ जाए या किसी का पैर पड़ जाए तो वह अगर टूट जाए तो उससे जान जाने का या खाइयों में गिरने का खतरा रहता है। और उन्होंने ये भी बताया कि बर्फ लगातार गिर रही है। हिमपात अनियमित है। अनियमित है मतलब नियम के विरुद्ध है, और अनिश्चित है मतलब कभी भी हो सकता है, जिसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता, और के कारण अभी तक के लिए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। मतलब वहां पर कुछ भी घटित हो सकता था, कुछ भी घटना घट सकती थी, और जितना भी उन्होंने कार्य किया था वो हो सकता है कि व्यर्थ हो जाए, वेस्ट हो जाए, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। मतलब वो ऐसा रास्ता था जहां पर पक्के तौर पर, स्थायी तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी किया नहीं जा सकता। अनियमित और अनिश्चित। अनियमित में अ उपसर्ग है और उसमें साथ में शब्द नियमित जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं, अनियमित। और अनिश्चित में भी आप निश्चित में अ उपसर्ग जोड़ा गया है और उससे की नया शब्द बनाया गया है अनिश्चित। तो इस तरह से आप उपसर्ग का टॉपिक भी यहाँ पर कवर कर सकते हो। अनियमित का अर्थ होता है जो नियम के विरुद्ध हो। तो बचेंद्री पाल ने इस पूरी रेखा चित्र में एक ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से सारी की सारी घटना हमारी आंखों के सामने ही घटित हो रही हो। उन्होंने एक रेखा चित्र खींचा है। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र जैसे कि लिखने की कई विधाएं हैं, निबंध लिखना या कह लो कि पत्र लिखना, तो ये लिखने के कई ढंग है, उसमें से रेखा चित्र खींचना भी एक ढंग माना गया है। तो बचेंद्री पाल जी ने एक ऐसा रेखा चित्र हमारी आंखों के सामने खींच दिया है
कि लगता है कि पढ़ते हुए हम वैसी ही परिस्थिति में कहीं जाकर सामने ही हमारे सामने जो है वो परिस्थिति घटित हो रही हो और हम उसी का ही भाग हो। अगर आप कहीं पहाड़ी इलाकों पे गए हो जहाँ पर बर्फ गिरी हो और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ आपने देखी हो, तो आपके सामने वो पूरी का पूरा चित्र जो है वो आंखों के सामने झूल जाता है, आ जाता है। तो इस तरह बचेंद्री जी ने भी एक रेखा चित्र खींचा है कि पूरी की पूरी घटना को हमारी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि बेस कैंप पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। किसी की मौत हो गई थी जलवायु अनुकूल ना होने के कारण। जो जलवायु थी वो अनुकूल नहीं थी। अनुकूल का विलोम शब्द कर सकते हैं, अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल के कारण। एक रसोई सहायक मतलब जो कि खाना पकाने वाला जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां पर आगे बढ़ते हुए कोई रास्ते में ना ही कोई बड़े बड़े होटल थे या कहीं खाने का इंतजाम था, तो जो भी सामान था वो इन्हें साथ लेकर चलना पड़ता था। और साथ में खाना पकाने के लिए एक रसोई सहायक भी जो उनके साथ चल रहा था, कुली भी साथ चलते हैं सामान ढोने के लिए। आप देखोगे कि आपने कई बार अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा गए हो या बड़े बड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गए हो, तो वहां पर लोग सामान जो उठाने के लिए कुली कर देते हैं। तो एक रसोई सहायक भी खाना बनाने के लिए उनके साथ चल रहा था और उसकी मौत हो गई थी। और निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। वो कहते हैं कि हमें मतलब जैसा जैसा हम उम्मीद करते थे वैसी कोई परिस्थिति हमें नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि रास्ते में होने वाली मौत, किसी की मौत हमें तो उत्साहित कर देती है, हमें डरा सकती है। ऐसी जो परिस्थितियां सामने उत्पन्न हो रही थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। इतनी नजदीक से तो उसने कभी देखा ही नहीं था। और पहले बताया भी उसने कि जब वो वहां पहुंची तो वो बहुत आश्चर्यजनक ढंग से देख रही थी, क्योंकि इतने नजदीक से तो कभी भी उसने एवरेस्ट को देखा नहीं था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत और इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। भौचक्की होकर मतलब बेचक्या हो जाना, हैरान हो जाना। जब आप कोई चीज ऐसी देखते हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती, तो आप उसको देखकर एकदम हैरान हो जाते हो। मेरे साथ भी ऐसा घटित हुआ। जब मैं पहली बार ताजमहल मैंने देखा, तो उसकी सुंदरता के बारे में तो मैंने सुना था, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर मैं भौचक्की हो गई कि जैसा मैंने पढ़ा था ये तो उससे भी बढ़कर एक और सुंदरता का नमूना है। तो भौचक्का हो जाना मतलब हैरान हो जाना। और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। एवरेस्ट, लहोत्से, नुत्से ये सब पहाड़ियां हैं। और टेढ़ी मेढ़ी एक शब्द युगम है। टेढ़ी मेढ़ी वो नदी जो बह रही थी, बर्फ के भरी हुई नदी जो बह रही थी, उसको वो निहारती रही मतलब देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात क्या था कि जो बर्फ के खंड मतलब बड़े बड़े चट्टाने, बड़े बड़े भाग, वो अव्यवस्थित ढंग से, अव्यवस्थित किसे कहते हैं? जिसमें कोई व्यवस्था ना हो, जिसका कोई ढंग ना हो। अव्यवस्थित में भी अ उपसर्ग है और व्यवस्थित शब्द है, और जोड़कर आप व्यवस्थित में अ जो उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द अव्यवस्थित बना सकते हो। उसमें उसको गिरने को ही कहते हैं। हिमपात, बर्फ जब गिरती है तो जो ऊंचाई वाले स्थानों में जब हिमपात होता है तो बर्फ से बड़ी बर्फ की बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने जो है वो अव्यवस्थित ढंग से गिरती है, और गिरने से किसी की भी जान जाने का खतरा बना रहता है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर किसे कहते हैं? बर्फ की नदी को कहते हैं, के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। और जब बर्फ में हलचल हो जाती है तो बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल
तत्काल मीन्स उसी समय गिर जाया करती है। तत्काल किसे कहते हैं? उसी समय वो चट्टानें जो है वो गिर जाया करती हैं। तो इसमें बताया है कि जो ग्लेशियर हैं जब वो बहते हैं तो बर्फ की चट्टानें जो है वो लगातार जो हैं वो गिरती रहती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति को धारण कर लेती है। और भी कई कारण हो सकते हैं उनके गिरने के, और जो परिस्थिति है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। सीधे धरातल पर दरार, धरातल मीन्स धरती पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का एकमात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। हिमविदर मतलब बर्फ में जो दरार पड़ जाती है और गहरी जो चौड़ी दरार पड़ती है, गहरी चौड़ी भी और हिमविदर भी शब्द युगम है। और जब बर्फ में बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं तो इसका ख्याल आना भी अपने आप में एक बहुत ही डराने वाली बात थी, क्योंकि पर्वतारोहियों को तो ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़नी थी और अगर बर्फ में जो दरारें पड़ जाएं और उस पर अचानक पैर पड़ जाए और बड़ी बड़ी घाटियों में गिर जाएं तो वहां पर तो मौत जो है वो सामने ही दिखाई दे रही थी उनको। तो इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण, संपूर्ण मीन्स पूरे प्रवास के दौरान, प्रवास होता है यात्रा के दौरान, हिमपात लगभग एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12 चीजें आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब 1 दर्जन तक आरोही जो है ऊपर चढ़ने वाले, पर्वतों पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही थे उनकी मौत हो सकती है। मतलब एक पूरे प्रवास के दौरान 1 दर्जन आरोही और कुलियों को प्रतिदिन वो छूता रहेगा, मतलब किसी की भी मौत हो सकती है। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। इन लोगों को मतलब अपने साथ कुछ सामान भी ढोना पड़ता है, अपनी ज़रूरत का सामान कैरी करना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ते में जो जो सामान, जो आवश्यक वस्तु हैं उसकी ज़रूरत व्यक्ति को पड़ती है। तो वो आधे रास्ते तक उस सामान को ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, अब लकड़ी की भी सीढ़ियाँ होती है, एल्युमिनियम की भी सीढ़ियाँ होती हैं, और डॉक्टर मीनू ने बताया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से, लठों से, लठ लकड़ी के बड़े बड़े बांस को कहा जाता है, और रस्सियों का उपयोग करके बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अभियांत्रिक कार्य कौन से होते हैं? तकनीकी कार्य, टेक्निकल वर्क, मतलब किस तरह से कहाँ पर क्या चीज बांधी जाए, किस तरह से अस्थाई, अस्थाई मीन्स टेम्परेरी जो पुल हैं वो बनाए जाएं, और कोई रास्ता या दीवारें कोई इतनी पक्की तो थी नहीं, पहाड़ी इलाका था, कहीं से भी पहाड़ खिसक जाते हैं आपको पता ही है, और कहीं भी कोई चट्टान गिर जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उन खतरों के साथ साथ ही उन्हें बढ़ना था और अपने बढ़ने का रास्ता बनाना था, किस तरह से अस्थायी पुल बनाने थे, इसके बारे में डॉक्टर मीनू ने उन्हें बताया था। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक के सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित किया गया था। मतलब आगे बढ़ने के लिए अभ्यास की भी जरूरत थी। तो तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने के लिए निश्चित किया गया था। अब आपको एंड में एक क्वेश्चन आएगा, आपने पूरा चैप्टर ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि कुल कितने कैंप बनाए गए थे, कहाँ कैंप बनाए गए थे। तो इसके सारे जो है इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जा सकता है, आप साथ साथ उसको मार्क करते रहना। और तीसरे दिन वो सामान लेकर कैंप 1 तक चढ़ाई करने का अभ्यास करने में उन्होंने लगा दिया। रीता गोम्बू तथा मैं कौन, बचेंद्री साथ साथ चढ़ रहे थे। रीता भी उनकी एक सहायक का उनकी एक साथी थी।
हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी आपको पता है बात करने के लिए, क्योंकि वॉकी टॉकी के ज़रिए ही वो बेस कैंप पर अपनी जानकारी दे सकते थे कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, क्या क्या हमने हासिल कर लिया है, कितने ऊंचाई पर हम आ गए हैं। तो वॉकी टॉकी की मदद ली जा रही थी, जिससे हम अपनी हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, क्योंकि बेस कैंप पर हर बात की जानकारी रखी जाती है। कितने आदमी चले हैं, कितने पहुंचे हैं, कितने रास्ते में बर्फ पड़ने से फंस गए हैं। तो हर एक के बारे में वहाँ जानकारी रखी जाती है, और उसकी सूचना जो बढ़ने वाले हैं वो बेस कैंप पर वॉकी टॉकी के द्वारा ही देते हैं। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कर्नल खुल्लर जो थे वो उन्हें बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। और जब उन्हें पता चला कि वो आगे बढ़ गए हैं तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिलाएं थी। हम 2 कौन हैं? एक बचेंद्री है और एक साथ में उसकी साथी जो रीता गोम्बू है वो पहुंची थी। अब यहाँ पर बहुत से अजीब अजीब नाम आएंगे, लेकिन नाम बहुत अच्छे हैं। उनके साथी कौन कौन से हैं मार्क कर लीजिए। ये साथियों के नाम होंगे अंगदौरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा, ये साथियों के नाम है। अंततः साउथ कोल पहुंच गए थे। साउथ कोल में भी एक कैंप लगाया गया था, और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये संतोषजनक प्रगति थी। संतोषजनक प्रगति, प्रगति मीन्स उन्नति। उन्नति का भी पर्यायवाची शब्द उन्नति के भी लिख सकते हो। प्रगति के उत्थान, उन्नति, ये पर्यायवाची शब्द आप लिख सकते हो। संतोषजनक मतलब संतोष देने वाली, मतलब उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि वो इतनी ऊंचाई पर आ गए। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपने सबसे छोटी सुपुत्री पुत्री और सुपुत्री, उसके आगे सु जो है वो उपसर्ग लगा है, तो नया शब्द बना सुपुत्री, मतलब बेटी, ढेकी के साथ हमारे पास आ गए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए, और जब मेरी बारी आई वो मेरे से भी बात करने आए, और जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय ये कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया क्या है? नौसिखिया का क्या अर्थ है? कि जो नया नया सीखने वाला हो, जिसे न्यू कहते हैं, न्यू कमर कहते हैं, न्यू लर्नर कहते हैं। तो वो नौसिखिया मतलब उसे कुछ भी आता जाता नहीं है, वो अभी नई नई सीखी है। तो बचेंद्री ने अपना परिचय, अपनी इंट्रोडक्शन इस तरह से दी कि मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मुझे कुछ भी इसके बारे में पहले अनुभव नहीं है, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया, उन्होंने यह भी बताया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट जाना पड़ा था। वो कहते हैं उनके लिए भी पहला ही अभियान है, लेकिन शिखर पर पहुंचने से पहले मतलब 7 बार उन्होंने ट्राई किया था ऊपर चढ़ने का, और बार बार उन्हें ऐसे अनुभव हुए कि उन्हें वापस लौटना पड़ा, बर्फबारी बहुत अधिक हो गई, तो कई बार व्यक्ति को बीच रास्ते में ही अपनी चढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, हर कार्य व्यक्ति के लिए नया ही होता है। वो उस बात पर हंस दिए, उन्होंने मजाक किया, और फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर उन्होंने मुझे धैर्य दिया और कहा कि तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, और तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें चढ़ने और उतरने का, चढ़ाई चढ़ने और उतरने का अनुभव होता है। तो वो कहते कि तुम तो पहले ही प्रयास में पहुंच जाओगी, मुझे विश्वास है, और तुम्हें तो पहुंच जाना ही चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलन के बने हुए तंबू के कैंप 3 में थी। कहते 15-16 मई को
मैं कैंप 3 में पहुंच चुकी थी और कैंप में 10 और व्यक्ति थे। अस्थायी तौर पर तंबू गाड़कर विश्राम के लिए जगह बना ली जाती है, क्योंकि वहां पर तो ना ही कोई कमरे होते हैं और ना ही कोई रहने का स्थान होता है। तो जैसे कि आर्मी के लोग जब वो बॉर्डर एरियाज पर जाते हैं तो अस्थायी तौर पर तंबू गाड़ लेते हैं और अपने रहने की जगह बना लेते हैं, वैसे ही उन्होंने भी तंबू गाड़ लिया और उस तंबू में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशारिंग मेरे तंबू में ही थे, ये भी उसके साथियों के नाम है। और एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा और दूसरे तंबुओं में थे। दूसरे शेरपा कुली जो थे वो दूसरे तंबुओं में थे। कहते कि रात का समय था और मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो उसे आसपास की कोई खबर नहीं रहती। और बर्फीले इलाकों में रात के समय जब वो सोई थी तो 12:30 बजे के करीब, ये घटना बहुत ही महत्व रखती है चैप्टर में, तो आपको इस घटना के बारे में विस्तार से भी क्वेश्चन आ सकता है। घटना के बारे में वर्णन कीजिए। सो रीड इट केयरफुली, मार्क इट ऑन द एट द साइड, मार्क कर लीजिए। तो रात के समय जब 12:30 बजे तो अचानक ही पिछले हिस्से में एक सख्त सी चीज, उसकी पीठ पर एक सख्त सी चीज टकराई और अचानक उसकी नींद खुल गई। साथ ही एक जोर का धमाका भी हुआ। मतलब जब रात के समय अगर कोई सोया हो और साथ में उसकी नींद खुल जाए और जोर का धमाका हुआ तो वो अचानक मतलब डर सी गई। तभी उसने महसूस किया कि एक ठंडी और बहुत भारी कोई चीज उसके शरीर पर से कुचलती हुई चल रही है और मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि बर्फ की बड़ी चट्टान ने उसे मतलब उसके ऊपर गिर गई थी और उससे सांस नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, व्यक्ति को 1-2 मिनट भी सांस रुक जाए तो उसकी मौत हो सकती है। तो उसको सांस भी नहीं आ रहा था और वो समझ भी नहीं पाई कि क्या घटना घटित हो गई, यह क्या हो गया, प्रश्न चिन्ह। उसके मन में ये प्रश्न उभरा कि क्या हुआ, क्या हुआ। एक लंबा बर्फ का पिंड, पिंड मतलब टुकड़ा, हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौर से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और विशाल हिमपुंज बन गया था। विशाल हिमपुंज मतलब बड़ा, हिम मीन्स बर्फ, पुंज मीन्स टुकड़ा बन गया था। और हिमखंडों और बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति से भीषण गर्जना की। जैसे एक्सप्रेस गाड़ी जो बहुत तेज चलती है और तेज गति से चल रही हो और बहुत भारी आवाज करती है, क्योंकि रेलगाड़ी जब पास से गुजरे तो कि हमें कानों पर हाथ रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी आवाज इतनी हाई वेलोसिटी की होती है, बहुत तेज होती है। तो गति उसकी तेज होती है और आवाज जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब जब वो बर्फ का टुकड़ा गिरा तो भीषण गर्जना हुई, जोर की आवाज हुई। सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमने कैंप को तहस नहस कर दिया। तहस नहस, हाँ, करते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। तहस नहस कर दिया मतलब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो कैंप उन्होंने लगाया था, तंबू गाड़ा था, वो बर्फ के टुकड़े के गिरने से वो सारा कैंप जो था वो टूट चुका था, नष्ट हो चुका था। और जो बर्फ की चट्टान थी वो बचेंद्री के ऊपर गिर गई थी। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, सभी को चोटें आई थी। और एक ये भी आश्चर्य था कि किसी की मौत नहीं हुई। चोटें तो आई लेकिन मौत नहीं हुई, ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र था। लोबसांग और अपनी स्विस छुरी की मदद से, अब आपके मन में आएगा कि ये स्विस छुरी क्या होती है। आपने देखा होगा कि बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाओं को, आप मार्केट से अगर कहीं भी बर्फ खरीद कर लाए हो तो आपने देखा होगा कि बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाओं को, जैसे कि आजकल गर्मी है तो लोग बर्फ खरीदते भी हैं, जब लाइट चली जाती है और बर्फ नहीं जमती है तो एक तेज नोकीली छुरी से उस बर्फ को काटा जाता है। वैसा ही वो एक हथियार था, स्विस छुरी की मदद से जो लोबसांग ने थे, वो हमारे तंबू का वो उसने फटाफट रास्ता साफ किया और तुरंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में वो लग गया और सारे लोग उसकी मदद करने लगे। थोड़ी सी भी अगर देर हो जाती
तो सीधा अर्थ था मौत। अगर बचेंद्री को उस चट्टान के नीचे से निकालने में अगर थोड़ी देर भी अगर हो जाती, थोड़ी सी डिले हो जाती, तो मौत हो जानी थी, वो मर जाती, क्योंकि उसकी सांस रुक चुकी थी और बर्फ के कारण तो उसे सांस नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच किया और मेरी जान बचाई थी। तो मतलब बहुत ही चुस्ती दिखाई उस समय लोब्सांग ने, बड़ी चुस्ती फुर्ती से उसे बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, एक शेरपा की टांग की हड्डी भी टूट गई थी उस बर्फ के गिरने से, और वो खुद के बनाए हुए स्ट्रेचर पर उसको लिटाकर उसे नीचे भेज दिया गया, कैंप में भेज दिया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में ये इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। साहसिक कार्य मतलब साहस से भरा हुआ काम था कि एक व्यक्ति को उतनी ऊंचाई से खुद के बने हुए स्ट्रेचर पर सुरक्षित ढंग से नीचे भेज दिया गया था। तो कर्नल खुल्लर ने वो इस बात पर भी बहुत अधिक खुश हुए थे। यहाँ तक मार्क कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और इस पेज को और आगे की स्टोरी को आप ड्यूरिंग वेकेशन पढ़ लेना, पूरा नहीं कवर हो पाएगा। और इसी से रिलेटेड आप देखिए मौखिक भाग के जो है 1 से लेकर 5 तक, मौखिक भाग के 1 से लेकर 5 तक, लिखित भाग के 1 से लेकर 4 तक, और 50 to 60 के 1 से लेकर 3 तक आप क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पर कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, अब मौखिक भाग के 1 से 5 तक पेज नंबर 31 पर मार्क करो, लिखित के 1 से 4 तक, और जो ख पार्ट है 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पर कर सकते हैं। चैप्टर पूरा आपने रीड कर लेना है, और अगर किसी को डिफ़िकल्टी लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरा कवर करना चाहती थी, लेकिन सैटरडे पीटीएम आने के कारण ये चैप्टर कवर नहीं हो पाया। नो प्रॉब्लम, वी विल कंप्लीट इट आफ्टर वेकेशन। थैंक यू ऑल।